वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के साथ आया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्लास थ्री इंग्लिश ग्रामर। तो ये इंग्लिश ग्रामर का तीसरा वीडियो है और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक उस दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले जाके आप उसे देख लें, क्योंकि हर एक वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट जो सेटअप किया गया बनाया गया है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप पहले को छोड़ते हैं तो दूसरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर आप पहले को देख लेते हैं तो उसकी मदद से आप दूसरा सेट को भी आसान तरीका से आप उसको कवर भी कर सकते हैं और उसमें कुछ नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसको नई चीज़ सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हर वीडियो का मतलब हर एक प्रैक्टिस सेट का इंग्लिश का, उर्दू का और हिंदी का अलग अलग प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया है। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट्स बटन दबाना और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज चलते हैं कि आज का क्वेश्चन मेरा क्या है। चलिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो के अंदर 10-10 क्वेश्चन लेने का वादा किया था, जिसमें से मैंने 20 क्वेश्चन आपको 1 और 2 वीडियो के द्वारा दे दिया गया है। तो ये 21 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर डैश नो जेंटरी इन फंक्शन। कहने का मतलब है कि फंक्शन में यानी कि समारोह के अंदर में कोई भी इज्जत नहीं है। तो जब इज्जत नहीं है तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। ठीक है, कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, वर्ब का तो पार्ट है ही है। ऑप्शन नंबर 1 है कि वाज, इज, हैज, वर। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? पहले आप जवाब दे, उसके बाद फिर मेरा जवाब आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा जाके आपका वर। ठीक है, कि देयर वर नो जेंट्री इन फंक्शन, यानी समारोह में कोई भी इज्जत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने वर का इस्तेमाल क्यों किया? तो देखिए, कुछ नाउन ऐसे है, यानी कि कुछ नाउन आपका ऐसा है जो देखने में लगता है, कुछ नाउन क्या है कि देखने में आपको सिंगुलर लगता है। देखने में क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। जैसे आप देख लीजिए जेंट्री, तो ये इसका मतलब होता है सभ्य लोग, यानी कि शरीफ लोगों के बारे में बात बताया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका जो देखने में क्या लगते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। सिंगुलर देखने में, ये देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन यूज कैसे किया जाता है? इसका यूज जो है, इसके साथ जो है ना यूज प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा नाउन है? एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ऐसा कौन सा नाउन है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में हुआ। वाज भी आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इज भी आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैज भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो आपका वर्ड जो है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब ऐसा कौन कौन सा वर्ड है जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वो होता है प्लूरल है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं कि आपका तो एक वर्ड हो ही गया वहां पे, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे पोलिटी। ठीक है, जैसे पोलिटी, पोलिटी, तो पोलिटी का आप ये देखिए देखने में सिंगुलर लग रहा है, क्योंकि नाउन जो देखिए आपका नाउन जो सिंगुलर होता है ना, तो नाउन जो प्लूरल जो होगा आपका प्लूरल कब बनता है? जब नाउन के साथ एस, यानी कि अंत में एस या ई एस लगा हो, तब जाके वो प्लूरल बनता है। लेकिन ऐसा वर्ब के साथ नहीं होता, वर्ब के साथ इसका अपोजिट होता है। तो इसके लास्ट में देखिए एस या ई एस तो है नहीं, तो ये देखने में लग रहा है कि ये आपका सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है, जैसे और हम ले सकते हैं पीपल, पी ओ ई पी एल ई, पीपल यानी लोग। जैसे हम ले सकते हैं चिल्ड्रेन, यानी बच्चा, है ना, बच्चे। जैसे हम ले सकते हैं और वे पुलिस। ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे इन्फेंट्री, है ना, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री इन्फेंट्री का मतलब ये होता है, यानी एक तरीका से पैदल, है ना,
पैदल सेना जो चलता है, पैदल सेना को इन्फेंट्री कहा जाता है। ठीक है। अब पुलिस तो आप जानते ही, चाइल्ड मतलब बच्चा, पीपल लोग, पॉलिटिक यानी कि आपका राजनीतिक। उसी तरीका से आप ले सकते हैं, एक वर्ड और ले सकते हैं, ब्रेदरन, REN, यानी कि भाई, है ना, ब्रेदरन। तो ये भी आपका आपका देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन आपका क्या है, ये प्लूरल, इसके साथ वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कैटल, ये मतलब होता है CATTLE, कैटल, ये यानी कि पशु, मवेशी जिसको कहा जाता है। तो मवेशी जो होता है यानी पशु जो होता है, तो वो एक से ज्यादा को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। तो ये देखने में क्या लग रहा है आपको, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपका कि 22 नंबर में क्वेश्चन है कि लेट डैश प्ले क्रिकेट, कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल होगा? ऑप्शन नंबर 1 दे, या देम, या दियर, या दियर्स। कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब, आप बताइए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अब क्यों होगा बी? ठीक है, इसमें जानना जरूरी है क्यों हो जाएगा। देखिए, लेट जो होता है ना, लेट के साथ जो यूज किया जाता है आपका, वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। लेट लेट के बाद कौन सा केस इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो ये जो आपका जो दे है, तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट है। ये दे आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट है। ये दियर और दियर्स जो है, ये आपका कौन सा केस है? तो इस केस को कहा जाता है पॉजेसिव केस, यानी कि अधिकारा, है ना। तो इसके साथ आपको हमेशा याद करना रखना है कि लेट जो है अपने साथ जो लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस को लेते हैं। ठीक है। किस किस केस को लेते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को। जो आपका देन जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे से हम कुछ हम क्या करते हैं, यहाँ पे से कुछ लिस्ट ले लेते हैं, जिससे आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस कौन है और ऑब्जेक्टिव केस कौन है, पॉजेसिव केस कौन है ना। यानी कि देखिए, एक का नाम है जाके नॉमिनेटिव केस, है ना। क्या नाम है? एक का नाम है नोमिनेटिव प्रोनाउन, दूसरे का नाम है जाके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। तीसरा जो आपका आ जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसी को आपको सब्जेक्ट भी कहा जाता है, और सब्जेक्टिव केस भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और लेट हमेशा आपको क्या करता है? ठीक है, लेट हमेशा क्या करता है? आपका ऑब्जेक्टिव केस लेता है। जैसे कि आप समझिए यहाँ पे आई वी। ठीक है। ये आपका आई वी, ये जो आई का हो गया जाके आई का मी, है ना, ये बनेगा माई माइन। ठीक है। उसी तरीका से वी का आपका बनेगा अस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वी का अस, और ये इसका हो जाता है आर आर्स। ठीक है। ये आपका ये दोनों जो होता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। आपको ये भी याद रखना है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन आपका होता है। ठीक है। अब यहाँ पे से दूसरा आपका क्या रहता है? एक जो रहता है जिसका नाम है आपका यू। ठीक है। यू आपका क्या है? यू आपका सब्जेक्टिव केस है, जिसको सब्जेक्ट भी कहते हैं।
और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका सेम ही होता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता। जो आपका सब्जेक्टिव केस है वही आपका ऑब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन पॉजेसिव केस जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, योर, योर्स बन जाता है। ठीक है, जो आपका ये जो होता है आपका क्या कहलाता है, ये सेकंड पर्सन होता है। ये क्या था, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये सेकंड पर्सन के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ और होता है जो आपका, जैसे कि आप मान लीजिए ही, शी, इट, देम, सॉरी दे, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि ये थर्ड पर्सन होता है। उसके बाद क्या है कि इसका ये जो आपका बनेगा, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो आपका क्या बनेगा, ये देखिए, अब पॉजेसिव केस या पॉजेसिव प्रोनाउन हम बोल सकते हैं। तो ही का आपका बन जाएगा क्या, ही का बन जाता है, ही का बनेगा हिम, ही का क्या बन जाएगा, हिम। और इसका जो ये जो बनता है, हिज बनता है, HIS, हिज। ठीक है, सी का बनता है हर। ठीक है, और इसका जो पॉजेसिव अधिकार बनता है तो वो हर, और उसके बाद हर्ष। ठीक है, उसके बाद इट का इटे रहता है, और ये जो रहता है आपका इसका, और ये इट्स बन जाता है। ठीक है, दे का देम बन जाता है, और उसके बाद इसका बनता है देयर और देयर्स। तो एक बात याद रखना आपको कि ये जो प्रोनाउन का जो होता है, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, तो उसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें एक फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है। तो वहीं पे से इसको जो है मॉडिफाई किया जाता है कि एक नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा जो होता है पॉजेसिव केस। तो यानी कि नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्ट कहा जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस को आपको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जाके पॉजेसिव केस जो होता है, जो प्रोनाउन होता है, वो अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी आपको याद रखना है। लेकिन हमको यहाँ पे सवाल ये पूछा गया था, लेट्स, है ना, लेट्स दैट प्ले क्रिकेट, कि चलो क्या करते हैं, साथ में एक तरीका से क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो अब यहाँ पे लेट जो लिखा हुआ, तो लेट के साथ जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दे नहीं, दे तो सब्जेक्टिव केस है, देयर और देयर्स आपका पॉजेसिव केस है, देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कह रहा आपका कि ही डैश इज बेटर देन यू, वो जो है वो जो है तुमसे, वो तुमसे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बोला गया है, तो यहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 वेरी का इस्तेमाल होना चाहिए, या मच का इस्तेमाल होना चाहिए, या मोर का इस्तेमाल होना चाहिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होगा, इसका जवाब आप पहले दे, उसके बाद फिर हम इसका जवाब देते हैं, और इसके बारे में कुछ फैक्ट चीज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि ही इज मच बेटर देन यू, है ना। तो वो जो है तुमसे बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे जो इस तरीका से आपका कहा गया, तो मच का इस्तेमाल क्यों किया गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 चीज है, एक वेरी, मच, मोर, ये सभी का मतलब होता है बहुत, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, तो अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैंने बताया था कि आपको पहले वीडियो आप जाके वहाँ पे देख ले कि डिग्री क्या चीज होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये है कि आपका ये कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ, कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मच और मोड में, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है,
मच और मोड में दोनों में क्या अंतर है? तो सिंपल सा, अगर आपका क्या करता है कि ये भी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, लेकिन मच और मोड में अंतर ये है कि मोड जो है ना अपने साथ ये साथ क्या करता है विद, है ना, कॉम्परेटिव के साथ, लेकिन टू के साथ, यानी जब दो व्यक्ति के बीच में जब कंपेरिजन किया जाएगा तब जाके वहां पे मोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और सिर्फ कंपेरिजन किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वहां पे सिंगल कंपेरिजन किया जाता है, इसका मतलब है कि आपको मच का इस्तेमाल करना है, और दो व्यक्ति के बीच में जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब है कि वो आपको मोड का इस्तेमाल किया जाएगा। डिफरेंस दोनों के अंदर बस यही है। ठीक है, वेरी का पॉजिटिव डिग्री के साथ करना, मच और मोड दोनों कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ ही लगता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जब आपका टू व्यक्ति के यानी टू पर्सन के बीच जब आपका कंपेरिजन किया जाएगा तब जाके आपको मोड का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो क्या बोला गया, ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे बेहतर है, यानी एक ही आदमी के से कंपेरिजन इसका यू का किया गया ना, है ना, एक आदमी से किया गया, एक पर्सन से किया गया, इसलिए यहाँ पे मच का इस्तेमाल होगा, यूज होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे कि इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंस डैश 1947, कि इंडिया जो है 1947 में स्वतंत्र हुए। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया गया, तो किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका लिखा हुआ सिंस, ऑप्शन नंबर 2 आपका है फॉर, है ना, सिंस फॉर, ऑप्शन नंबर सी है आपका बाय, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑन है। इसमें से क्या होना चाहिए? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंस, है ना। अब यहाँ पे क्यों हो जाएगा? देखिए, टाइम को जो है ना, टाइम को आपको दो कंडीशन में बांटा गया है। कितने कंडीशन में बांटा गया टाइम को? टाइम को हम दो कंडीशन में बांट के देखेंगे। ठीक है, एक टाइम का नाम रखेंगे हम जाके कच्चा टाइम, कच्चा टाइम, और दूसरे का नाम रखेंगे पक्का टाइम, पक्का टाइम। तो कच्चा टाइम और पक्का टाइम क्या होता है? यानी जिस टाइम के बारे में आपको पता नहीं लग पाए कि कौन सा टाइम है, तो वैसे टाइम को हम कच्चा टाइम के अंदर रखेंगे। जैसे 2 दिन से तो पता नहीं चल पाया कौन सा 2 दिन, है ना। उसी तरीका से जैसे बोला गया यहाँ पे कई साल से, पता नहीं चला, है ना, कई घंटे से, है ना, या 2 आवर से, यानी 2 घंटे से। तो ऐसे में तो आपको पता नहीं चल पा रहा ना कि कौन सा 2 घंटा। लेकिन यहाँ पे पक्का टाइम का मतलब होता है कि टाइम को फिक्स कर देना। अब जैसे कि मान लीजिए 1947, तो अब बोला कि यहाँ पे 1947 कहा गया, तो क्या अब 1947 जब बोला जाएगा तो क्या हम इसको 46 मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। क्या हम इसको 45 मान सकते? नहीं मान सकते। 48 मान सकते? नहीं मान सकते। तो ऐसा टाइम जो आपका फिक्स कर दिया गया है, इसका मतलब है कि वो टाइम पक्का टाइम के अंदर आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में पक्का टाइम के अंदर क्या होता है? सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, और कच्चा टाइम के लिए आपका फोर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समय के लिए दो टाइम को आपको सिंस या फोर को इस्तेमाल करना है, जिसमें से आपका क्या करना है कि जब टाइम के बारे में पता नहीं चल पाता है कि कौन सा समय से, तो ऐसे कंडीशन को वाले को टाइम को कहते हैं कच्चा टाइम, उसके साथ फोर का यूज करना है। अब पक्का टाइम जहां से आपका फिक्स पता चल जाए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बाय, ये बाय जो किया जाता है यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एक चीज से यानी कि यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिस चीज से हम जाएंगे ना, जैसे हम पैर से जा रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम क्या लगाएंगे? बाय का इस्तेमाल लगाएंगे, यानी कि जिस जगह जिस चीज से जा रहे हैं उस चीज से पहले हम क्या करेंगे, है ना, आ, उससे पहले बाय का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए ऑन, ऑन समय बताने के लिए भी आता है, ये दिन बताने के लिए,
है ना, दिन का नाम बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रहता है तब जाके ऑन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो तब ऑन का इस्तेमाल करेंगे, या दिन या महीना का या दिन का नाम जो भी आएगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये सब अगर आ रहा है तो इससे पहले आपको क्या करना है, ऑन का इस्तेमाल भी वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो दोनों तेज है ना, ही इज बोथ इंटेलिजेंट। ठीक है, और उसके बाद डैश हार्ड वर्किंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंड, बट, या ऑल दोज, इसमें से क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा आप बताइए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये आपका कंजक्शन है, तो कनेक्टिंग कर रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, ही इज बोथ इंटेलिजेंट, यानी कि वो दोनों क्या है, मतलब तेज भी है, और उसके बाद लेकिन क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग भी करते हैं, और हार्ड वर्किंग भी करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब वो तेज भी है और हार्ड वर्किंग भी करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आप देखिए कि हार्ड भी है, तेज वर्किंग भी है। अब यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर हम एंड का इस्तेमाल क्यों किए, बट का क्यों नहीं किए, ऑल दोज का क्यों नहीं किए, दोज का क्यों नहीं किए। ये दोनों का मीनिंग जो आपको आता है ये सेम ही आता है, हालांकि क्या आ जाता है, हालांकि, है ना, दोनों का मीनिंग सेम ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या किया जाता है कि ये दोनों जो जब इस्तेमाल किया जाता है, तो जब आपको सेंटेंस में येट मिले, नंबर 1, सेंटेंस के अंदर अगर येट है तो इसका मतलब है कि ऑल दोज या तो दोज का इस्तेमाल होगा, कोई एक, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि अगर सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कोमा लग के जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा का सारा कंजक्शन है तो कनेक्ट करेगा। अगर वो कोमा लग के भी आपका जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में तब ऑल दोज या दोज का इस्तेमाल हम करेंगे, यूज करेंगे। अब बट का क्या रहता है, बट का कंडीशन ये रहता है कि निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। निगेटिव पॉजिटिव ये दोनों सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंड का इस्तेमाल जो है, यानी कि एक तरीका से समझिए कि फिक्स है। अगर सेंटेंस में बोथ का इस्तेमाल कर दिया गया है, इसका मतलब है कि आगे जो जो कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड आएगा, कंजक्शन जो आएगा वर्ड कनेक्ट करने वाला, वैसे वर्ड में आपको क्या करना है, एंड का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोथ बोथ दिख गया है ना, तो बोथ हमेशा अपने साथ किसको लेता है, एंड को लेता है। सेंटेंस आपका निगेटिव पॉजिटिव रहता है तब जाके, यानी निगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है और पॉजिटिव सेंस, है ना। लेकिन ये दोनों तब किया जाता है जब आपका येट और या कोमा देके आपका सेंटेंस बना हो, तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑल दोज का या दोज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम चल लेते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर कि 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अ पर्सन हु स्टडीज नेचर, कि है ना, अ पर्सन जो व्यक्ति जो है आपका क्या करता है, अध्ययन करता है किसका, नेचर का, प्रकृति का जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है, नेचर हो सकता है, या नेचुरल हो सकता है, या नेचुरलिज्म हो सकता है। ठीक है, नेचुरलिज्म हो सकता है, या नेचुरल हो सकता है, या नेचर हो सकता है। किसी भी वर्ड का आप यहाँ पे से तीनों में से कोई वर्ड अगर आपको दिख रहा है, अगर पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ द नेचर या स्टडी ऑफ द नेचुरलिज्म, है ना, तो अगर पूछा जा रहा, तो यहाँ पे प्रकृति के अध्ययन का जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेचुरलिस्ट, है ना, नेचुरलिस्ट। उसके बाद जाके ओरिनिथोलॉजिस्ट, या जोलॉजिस्ट, या बायोलॉजिस्ट, क्या कहा जाता है, जो प्रकृति का अध्ययन करता है उससे क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा हम देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नेचर से निकल के या नेचुरलिस्ट ही आ गया, है ना। तो अब जो काम करता है उसके लिए इष्ट इस्तेमाल किया जाता, लग जाता, आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये जो होता है ना, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है ना, जो बर्ड का स्टडी करता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी पक्षी का जो अध्ययन करता है उसको कहा जाता है। जोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो जोलॉजिस्ट जो कहा जाता है आप एनिमल के अध्ययन को, तो स्टडी ऑफ एनिमल, तो जानवर के अध्ययन को जो कहा जाता है जोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि बायोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये जो होता है ना, यानी कि आपका बायोलॉजिस्ट जो है सिर्फ एक चीज को नहीं कह सकते, कि जैसे आप कह सकते हो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन का यानी इंसान का जो अध्ययन करता हो, और प्लांट का भी, उसके बाद जाके एनिमल का भी, ठीक है, उसके बाद जाके इन्वायरमेंट का भी, इन्वायरमेंट, तो यानी कि एटीसी, तो ये सारे चीज का जब अध्ययन करता है तब इसको जाकर बायोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अनट्रू स्टोरी यानी कि झूठी कहानी, चूज द करेक्ट आइडियम एंड फ्रेजेस। तो कहने का मतलब यह है कि अनट्रू स्टोरी का मतलब क्या होता है ना, कहावत कि किस तरीका से कहा जाता है, उसके लिए एक आपको आइडियम या फ्रेज सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 होगा कैट्स एंड डॉग, या कैट्स एंड बुल स्टोरी, या कप ऑफ जॉय, या फार एंड वाइड। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, आप बताइए। चलिए इन चारों में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनट्रू स्टोरी कहा जा रहा है, तो अनट्रू स्टोरी का मतलब होता है कि झूठी कहानी। तो झूठी कहानी के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कैट्स एंड बुल स्टोरी, इसी को कहा जाता है ना, झूठी कहानी। कैट्स एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या हो जाता है, झूठी कहानी। और ये जो कैट्स एंड डॉग होता है, इसका मतलब होता है हेवन रेन। हेवन रेन का मतलब होता है एक तरीका से मूसलाधार वर्षा जो होता है ना, हीवे हेवी रेन। हेवी रेन का मतलब क्या हो जाता है, हेवी रेन यानी कि मूसलाधार वर्षा, है ना। उसके बाद कफ ऑफ जॉय, यानी कि इसके लिए इसका जो ये जो कफ ऑफ जॉय का मतलब हो जाता है अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी, कॉफी, एक कप चाय को बोला जाता है कप ऑफ जॉय, ठीक है। फार एंड वाइड के लिए एक जो होता है एवरीवेयर, कहीं भी, एवरीवेयर, इसका मतलब क्या हो जाता है, कहीं भी। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि हमने एक चीज लिया था, एक क्वेश्चन को यहाँ पे से प्रॉपर एक आपका आइडियम एंड फ्रेज नहीं था, बल्कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 गो था, ऐसा इस तरीका से सेटअप किया गया। अनट्रू स्टोरी, है ना, अनट्रू स्टोरी को यानी कि फ्रेजल क्या हो जाएगा, कैट्स एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अनट्रू स्टोरी, यानी कि अनट्रू स्टोरी यानी कि झूठी कहानी। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है हेवी रेन्स यानी मूसलाधार बारिश, है ना। कप ऑफ जॉय, है ना, जिसका मतलब होता है एक कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी, है ना। फार एंड वाइड यानी एवरीवेयर, कहीं भी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। 28 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, है ना, डैश कमिंग। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि राम एज वेल
हिज पेरेंट्स, है ना, कमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है कि इज, ऑप्शन नंबर बी में एम, ऑप्शन नंबर सी में आर, ऑप्शन नंबर डी में हैव। इस चारों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा। ठीक है, अब इज क्यों आया, है ना? आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स प्लूरल आपका ही है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया, तो आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? अभी इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत से वर्ब यानी कि यानी कि कुछ वर्ब ऐसे हैं, मतलब कि उसके साथ क्या करना पड़ता है कि आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का सेलेक्ट करना पड़ता है ना? जैसे कि आप यहाँ पे से जैसे एज वेल एज, अगर आपको सेंटेंस में ही दिख रहा, तो आपको क्या करना है, पहले वाले वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना पड़ता है, उसको वर्ब यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, हम इसको थोड़ी देखेंगे, यहाँ पे पेरेंट्स को हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे आ गया एज वेल, तो पहला सब्जेक्ट क्या है, राम। राम आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने इज लगाया। क्योंकि एज वेल एज का नियम ये बताता है कि अगर हम जहाँ पे आएंगे, तो आपको क्या करना है कि मेरे नज़दीक वाले यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लाना है। तो एज वेल आया, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका राम है जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया जाएगा। और भी कुछ वर्ब है जो आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए, है ना, लाइक। अगर सेंटेंस के अंदर आपको लाइक मिल रहा है, लाइक मिल गया, इसका मतलब है कि वहां पे उसी तरीका से यूज होगा, अनलाइक। ठीक है, ये सब वर्ब है जिसके साथ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। जैसे रेदर देन, PHER, रेदर देन अगर दिख गया, इसका मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग लगाना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरीका से जैसे बट, अगर सेंटेंस में बट दिख गया है, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार देखना है आपको। और भी ले सकते हैं कुछ वर्ड, जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे नथिंग बट, नथिंग बट। तो सेंटेंस में अगर ये सब वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, ये चीज आ गया, तो फिर तो आप समझिए इसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। ठीक है, और भी ले सकते हैं ना, जैसे कि एंड भी दिख जाए साथ में और नोट भी रहे, फिर भी आपको इसी तरीका से लगाना है ना? along with, together with, देखे होंगे कहीं कहीं पे लगा along, along with, और उसके बाद जाके हम ले सकते हैं क्या, together with। तो ऐसे बहुत सा वर्ड है जिसको आपको क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग जब ये आपको सेंटेंस में आता है, तो आपको क्या करना है, पहला सब्जेक्ट को पकड़ना है कि पहला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अगर प्लूरल आ रहा है तो फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि एंटोनियम ऑफ द रिक्लेस इज। रिक्लेस का एंटोनियम यानी कि एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक केयरफुल, ऑप्शन नंबर दो रूलर, ऑप्शन नंबर सी डेमोलिश, ऑप्शन नंबर डी आपका टेक अप, टेक्स अप, है ना? क्या हो जाएगा सही जवाब? रिक्लेस का मतलब होता है रिक्स, लेस का मतलब होता है लापरवाही, लापरवाही, लापरवाह जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लापरवाही है, तो केयरफुल का मतलब क्या होता है, देखभाल, है ना? तो यहाँ पे आपका ये चल जाएगा, है ना, केयरफुल। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। ये क्या हो जाएगा? देखभाल, है ना। तो जहाँ पे लापरवाही किया जा रहा है, दूसरी तरफ देखभाल किया जा रहा है, तो दोनों का आप यहाँ पर सब कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ग्रामीण, ये रूरल, यानी कि इसका मतलब होता है ग्रामीण, है ना। आपको इसका नोट्स बनाना ही है, क्योंकि हर सेट के अंदर मैंने वर्ड भी, आपका वोकेबुलरी पावर भी डेवलप होने वाला है। इसलिए क्योंकि मैं जो जब भी एंटोनियम सैनोनियम्स लेके जब आ रहा हूँ, तो उसका हिंदी भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीका से आप देख लीजिए, एडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, और इसका जो अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम्स वर्ड जो हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा। अर्बन यानी जिसका मतलब होता है शहरी, ठीक है। उसी तरीका से देखिए डेमोलिश, तो डेमोलिश जो होता है आपका, जो होता है ना, एक तरीका से समझ लीजिए कि ध्वस्त करना, यानी गिराना, ध्वस्त, है ना, गिराना, गिराना, है ना। तो इसका जो आपका अपोजिट अगर हम देखें, तो इसका हो जाएगा जाके जैसे बुल्ड। बुल्ड मतलब क्या होता है? बनाना, निर्माण करना, है ना। इसका मतलब क्या जाता है? बनाना। बुल्ड मतलब बनाना, डेमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना, गिराना। तो कोई चीज को आप गिरा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बना रहे हैं, तो ये आपका है। टेकअप मतलब होता है एक तरीका से समझिए उड़ान भरना, उड़ान, उड़ान भरना। टेकअप मतलब उड़ान भरना। तो इसका हो जाएगा आपका जाके लैंड, LAND, लैंड, है ना, यानी कि एक तरीका से समझ लीजिए उतरना, उतारना, है, या जमीन, है ना। लैंड करेगा, उतरेगा जमीन पे ना। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि सैनोनिम्स ऑफ डेनी इज, है ना, कि डेनी का सैनोनियम है क्या है? डफर है, रिफ्यूज है, या आपका एब्रेस है, या होमेज है। क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्यूज, है ना। अब देखिए डेनी, डेनी का मतलब एक तरीका से आप समझिए, ये होता है कोई चीज को अस्वीकार करना, अस्वीकार, अस्वीकार करना, है ना। तो रिफ्यूज का मतलब भी वही हो जाता है, ठीक है। उसके तरीका, उसके बाद देखिए डफर, है ना। डफर का मतलब एक तरीका से ये हो जाता है टालना, है ना। इसके लिए हम ले सकते, क्या ले सकते हैं? पोस्टपोन्ड, है ना। देखा होगा आपने, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित, है ना। वही टालना, स्थगित करना, पोस्टपोन, है ना। उसी तरीका से देख लीजिए एब्रेस। एब्रेस जो होता है, इसका एक तरीका से समझिए कि स्वीकार करना, स्वीकार यानी अपनाना, है ना। तो एक्सेप्ट ले सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, है ना। होमेज का मतलब एक तरीका से होता है कि श्रद्धांजलि देना, है, श्रद्धांजलि, जली, श्रद्धांजलि, है ना। इसके लिए हम एक वर्ड और ले सकते हैं, इसका सैनियम्स क्या ले सकते हैं? ट्रिब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी, ट्रिब्यूट। तो हमें इसका आपका सैनोनियम्स ट्रिब्यूट हम ले सकते हैं, जिसका मतलब होता है श्रद्धांजलि, है ना। एब्रेस यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, रिफ्यूज यानी अस्वीकार करना या डेनी अस्वीकार करना, डफर यानी टालना, पोस्टपोन्ड यानी कि स्थगित करना, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे अगर लगता है कि आपको कमी है, तो आप वहाँ पे बताएं। अच्छा है आपका, देखिए आप अपने से क्वेश्चन भी हमको व्हाट्सअप नंबर मेरा आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर, इसका क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्ज़ाम का, जो आपका इंग्लिश का हो, चाहे उर्दू इंग्लिश हो,
हिंदी हो, है ना, या इंग्लिश हो, या उर्दू हो। ये तीनों में से कोई लैंग्वेज है जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर उसका क्वेश्चन बैंक आप बताइए तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।